हेलो गाइस, वेलकम बैक। ये सेकंड वीडियो है सॉलिड स्टेट की। और इससे पहले की जो वीडियो में हमने जितने भी टॉपिक किए थे उसमें हमने सिंपल डेफिनेशंस और एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन में डिफरेंस किया था। और आज जो हम करने वाले हैं वो उससे आगे टॉपिक में अभी हम पढ़ने वाले हैं क्रिस्टलाइन, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में। ठीक है, हाँ, अब अमोर्फस का जो सेक्शन था वो ख़त्म हो चुका है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो बेसिकली क्लासीफाई होते हैं, ये इतनी कैटेगरीज में क्लासीफाई होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड में अगर इसकी क्लासिफिकेशन को अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको चार बेसिक तरीके से ये क्लासीफाई होते दिखाई देंगे। एक तो मॉलिक्यूलर सॉलिड, एक आयनिक सॉलिड, एक मेटेलिक सॉलिड और एक कोवलेंट जिसका दूसरा नाम है नेटवर्क सॉलिड। तो ये चार तरह से क्रिस्टलाइन सॉलिड क्लासीफाई हो सकता है। ठीक है, और इस मॉलिक्यूलर सॉलिड को अगर हम देखें तो ये तीन तरह से डिवाइड होता है। एक का नाम है पोलर, एक का नाम है नॉन पोलर। देखो यहाँ ये पोलर है, ये नॉन पोलर है, और ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, ये मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं। एग्जाम्पल अभी आपके सामने सारे एग्जाम्पल आ जाएंगे, एक एक करके सारे एग्जाम्पल देखेंगे हम। तो यहाँ पे जो तीन बेसिक डिफरेंस है, आपकी एक टेबल दिखाता हूँ आपकी एनसीईआरटी में। ये टेबल बहुत खास टेबल है। ये देखो, ये जो टेबल है कई कई बार तो इसे 1 मार्क टेबल भी कहते हैं, यानी इसमें से एक नंबर आता ही आता है। ये टेबल नंबर 1.2 डिफरेंट टाइप ऑफ सॉलिड। तो इसमें 1 2 3 जिनमें ये राइट निशान है रेड कलर के, ये तो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी एग्जाम्पल भी हम देखेंगे क्या क्या इसके एग्जाम्पल हैं। अभी 2017-16 में एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा आए थे। तो क्या क्या मेजर क्वेश्चन है जो इसमें इस टेबल से बनेंगे। इसे 1 मार्क टेबल कहोगे तो गलत नहीं होगा, यहाँ से बहुत से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं इसमें। सबसे पहले मॉलिक्यूलर सॉलिड जो है वो क्लासीफाई होता है तीन तरह से, पोलर, नॉन पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हमने सभी कैटेगरी में से तीन कैटेगरी ली है इनको अच्छी तरह से डिस्टिंग्विश करने के लिए। सबसे पहले फोर्स, इसे बॉन्डिंग भी कहते हैं। पोलर के अंदर कौन सा फोर्स होता है, डाइपोल डाइपोल। पोल है तो डाइपोल डाइपोल। ठीक है, नॉन पोलर के अंदर पोल ही नहीं होता, डिस्पर्जन फोर्स। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर जो फोर्स होता है वो कौन सा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये तो एग्जाम में आता नहीं, वो ये नहीं पूछेंगे। क्या नहीं पूछेंगे, नेम द टाइप ऑफ बॉन्डिंग प्रेजेंट इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये कभी नहीं पूछेंगे यार, आंसर उसी में छुपा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो जो अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या नाम है इम्पोर्टेंट हो गया, वो कौन सा हो गया आपका, डाइपोल डाइपोल। डिस्पर्जन ये भी एग्जाम में आता है। ठीक है, ये नहीं आता एग्जाम में। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, नेम द टाइप ऑफ बॉन्डिंग प्रेजेंट इन नॉन पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। आंसर डिस्पर्जन, ऐसे आते हैं। अच्छा, नेम द टाइप ऑफ बॉन्डिंग प्रेजेंट इन आयनिक मॉलिक्यूलर सॉलिड, सॉरी आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो आयनिक में बहुत आसान होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्डिंग, क्योंकि फिजिक्स का पहला ही चैप्टर है, तो इसीलिए ये भी एग्जाम में नहीं आता, आज तक नहीं आया। नेम द टाइप ऑफ बॉन्डिंग प्रेजेंट इन मेटेलिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये भी नहीं आता क्योंकि इसका आंसर भी मेटेलिक का मेटेलिक है, ये भी नहीं आता। नेम द टाइप ऑफ बॉन्डिंग इन कोवलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड, हाँ ये कोवलेंट का आंसर कोवलेंट है, तो इसलिए एग्जाम में नहीं पूछेंगे। हाँ, नेम द टाइप ऑफ बॉन्डिंग प्रेजेंट इन नेटवर्क क्रिस्टलाइन सॉलिड, नेटवर्क का कोवलेंट बॉन्ड है तब पूछ सकते हैं। तो कुल मिला के इस पूरी लाइन में कोवलेंट का आंसर कोवलेंट है, मेटेलिक का आंसर मेटेलिक है, हाइड्रोजन बॉन्ड का आंसर हाइड्रोजन बॉन्ड है, आयनिक का बहुत आसान है इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्डिंग। ये चार नहीं आते, जो आते हैं वो मैंने आपको यहाँ पे ये बता दिए, ये एग्जाम में बहुत आते हैं। तो मेरे एक्सपीरियंस का पूरा फ़ायदा उठाओ और जो जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उसको अंडरलाइन करते रहो। अच्छे क्लासिफाइड नोट्स बनाओ, जैसे आपने सॉल्यूशन में बनाए हैं वैसे ही इसके भी बनाओ। ठीक है, एटलीस्ट 95 मार्क्स आते हैं। ठीक है ना, एटलीस्ट मेजोरिटी में आते हैं 95 या 95 से अबाव। तो अब अगली जो डिस्टिंग्विश है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। पोलर, नॉन पोलर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तीनों के तीनों इंसुलेटर इंसुलेटर इंसुलेटर। तो ये इतना आसान है कि एग्जाम में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं पूछेंगे। ये इतने खास हैं, इनको छोड़ मत दियो। क्वेश्चन कैसे आता है और आया भी है,
नेम द टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो आयनिक में क्या होती है, आप कहोगे आयनिक इंसुलेटर होते हैं, और ये सच बात है, इंसुलेटर होते हैं आयनिक इन सॉलिड स्टेट। आप नमक को NaCl को सूखा नमक लो और उसमें वायर डाल दो और स्विच ऑन कर दो, इलेक्ट्रिकल वायर डाल दो और स्विच ऑन कर दो, और दूसरी तरफ आप उसमें अपना हाथ दोगे, एक तरफ वायर डले हुए हैं, ठीक है, एक बाल्टी है प्लास्टिक की बाल्टी, उसमें नमक है, उसमें एक कोने में आपने वायर डाल दिए और एक कोने में आपने हाथ डाल दिया, तो आपको करंट नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, इसका कारण वो एग्जाम में पूछते हैं, आंसर है इंसुलेटर होते हैं इन सॉलिड स्टेट। क्यों होते हैं मैं बता देता हूँ, बिकॉज आयंस आर नॉट फ्री टू मूव इन सॉलिड स्टेट। लेकिन अगर आप उसमें पानी डाल दोगे और वायर डालोगे और फिर अपना हाथ डालोगे तो आपको करंट पक्का लगना है। क्यों, अब आयंस क्या हो गए, फ्री टू मूव। तो लिखा हुआ है बट कंडक्टर इन एक्वस और मोल्टन स्टेट। एक्वस और मोल्टन में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। अगर आपने नमक में पानी डाल दिया एक्वस, और उसी नमक को आपने टेम्परेचर बढ़ा के पिघला दिया, तो मोल्टन स्टेट कहलाती है। ठीक है, तो आयनिक केस में हमने क्या लिखा, इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट बट कंडक्टर इन एक्वस और मोल्टन स्टेट। इंपोर्टेंट है, तो मैं यहीं पे हाईलाइट करता जा रहा हूँ, ये सारे जो एग्जाम में पूछे गए हैं। ओके, मेटलिक में तो भाई आयरन की रॉड को या तो वैसे ही आप इलेक्ट्रिकल स्विचेस में लगा लो, ठीक है, या फिर उसको पानी में डाल के लगा लो, हर केस में आपको करंट लगेगा ही लगेगा। बिकॉज जो आयरन की रॉड है वो उसमें जो कर्नल होते हैं, यानी जो वाइब्रेशन के थ्रू इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो इन दोनों में अगर कोई डिफरेंस पूछे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का, तो आयनिक में आप कहोगे आयन कैरी करंट, इसमें कहोगे इलेक्ट्रॉन कैरी करंट मेटेलिक में। ठीक है ना, तो यहाँ लिखा है कंडक्टर इन सॉलिड एज वेल एज इन मोल्टन स्टेट। हर स्टेट में वो कंडक्टर ही होगा मेटेलिक। कोवलेंट के केस में हम कहेंगे ये इंसुलेटर होते हैं। लेकिन एक को छोड़ दो भाई, ग्रेफाइट को। ग्रेफाइट कोवलेंट का ही एक ऐसा एग्जाम्पल है जो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। क्यों, क्योंकि उसका फोर्थ इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव इन केस ऑफ ग्रेफाइट। फोर्थ इलेक्ट्रॉन इज फ्री टू मूव। ठीक है, अब बात आती है मेल्टिंग पॉइंट की। तो मेल्टिंग पॉइंट में किसी का कुछ याद नहीं करना, इसका याद करना है वेरी लो नॉन पोलर का, और कोवलेंट का याद करना है वेरी हाई। कैसे याद करोगे, कोवलेंट का बेस्ट एग्जाम्पल है डायमंड। डायमंड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट सब्सटेंस ऑफ द नेचर, तो इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट वेरी हाई और इसका वेरी लो। ये आपकी पूरी क्लासिफिकेशन थी। अब इतना कर लेने के बावजूद भी बच्चे एग्जाम में फंस जाते हैं। क्यों फंस जाते हैं, ये देखो, ये रीजन उनके फंसने का। यहाँ पर क्वेश्चन में ये पूरी टेबल हमने अच्छी तरह से कर लिया है, और ये टेबल अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। ये देखो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा हाईलाइट कर लूँ। क्लासीफाई 1.6 है आपकी NCERT, इन टेक्स्ट 1.6। लोकेशन पे पहुँच जाओ, आपके पास टाइम है, वीडियो पॉज करो और लोकेशन पे पहुँच जाओ। इसमें कहा है सभी को क्लासीफाई करके दिखाओ कौन सा किस कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो देखो एक बार ध्यान से। सबसे पहले पोटेशियम सल्फेट, यार साफ दिख रहा है, पोटेशियम K पॉजिटिव, सल्फेट SO4 2 नेगेटिव। ठीक है ना, तो K2SO4 क्या है, ये आयनिक है। तो मैं जो नाम आएंगे वो मैं यहाँ इसके एग्जाम्पल में लिखता जाऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले आया है पोटेशियम सल्फेट, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ K2SO4। ठीक है, ये K2SO4, ये लास्ट में सारे ब्लैक कलर में एग्जाम्पल होंगे। ठीक है, टिन होती है SN तो यार मेटेलिक है, तो यहाँ पर लिख दो टिन, मेटेलिक के केस में टिन। आगे बेंजीन में अगर आपने देखा हो कार्बन 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 तो C6H6 होता है, और कार्बन कार्बन के बीच में कौन सी बॉन्डिंग होगी, कोई पोल थोड़ी ना बनेंगे, इसलिए नॉन पोलर बेंजीन। कार्बन कार्बन के जो बॉन्ड होते हैं वो नॉन पोलर है। ओके, आगे चलते हैं। बेंजीन के बाद यूरिया में NH2CO NH2 होता है। अब NH2 जो है वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, जिस वजह से ये पोल बनाएंगे। तो ये किस कैटेगरी में आ गया आपके, पोलर यूरिया। ठीक है, ये पोलर में आ गए। और देखते हैं आगे, ये अमोनिया तो यार NH3 होता है, जस्ट NH3 होता है, तो इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बहुत पॉपुलर है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए। 3 मॉलिक्यूल मैं पहले लिख दूँ तीनों, वाटर, अमोनिया और एक और था
H2O NH3HF, ठीक है ना। ओके, आगे चलते हैं। वाटर, वाटर तो अभी भी लिखा है हमने, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जिंक सल्फाइड ZnS, फिर से आयनिक, तो ये जिंक सल्फाइड हो गया ZnS, ये आयनिक है। और आगे चलते हैं। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट तो मैंने बता दिया। कार्बन फैमिली का कोई भी अगर आ गया, कोली स्टूडेंट गेट सम प्रॉब्लम, कोली स्टूडेंट गेट सम प्रॉब्लम, तो वो सारे के सारे इसी में आएंगे, कार्बन, ठीक है। रुबिडियम, रुबिडियम मेटल होता है, रुबिडियम मेटल है, ठीक है। तो रुबिडियम आ गया यहाँ पर, मेटलिक है, ठीक है। और आगे देखें तो आर्गन, आर्गन में कोई आर्गन, आर्गन को देखोगे, आर्गन, आर्गन ये नोबल गैस होती है, तो इसमें कोई पोल होता ही नहीं, तो ये नॉन पोलर में हो गया आर्गन, ठीक है। और सिलिकॉन कार्बाइड आ गया ना, कार्बन फैमिली, सिलिकॉन भी कार है और ये कार्बाइड, तो सिलिकॉन कार्बाइड CiSC2, ठीक है ना। तो या फिर Ci, ये सी लिख लो, सिलिकॉन कार्बाइड नाम है कुल मिला के इसका, सिलिकॉन कार्बाइड, ये आपका किस में आ गया, कोवलेंट में। कोली स्टूडेंट गेट सम प्रॉब्लम जो आया वो कोवलेंट में ही होगा। कोवलेंट से डायमंड ग्रेफाइट याद रखना आप, कभी गलती होगी नहीं। तो इस तरह से सारे क्लासिफिकेशन एग्जाम्पल हैं। कई तो ये सोचते होंगे कि यार ये तो टाइम पास है एग्जाम्पल, बाकी थे वो मेन थे, ठीक है भाई। अगर आपको यही लगता है ये टाइम पास था, तो ये देखो कुछ सबूत इस टाइम पास के। जितने भी कलर हैं ये सभी क्वेश्चन एग्जाम्पल से रिलेटेड हैं। बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स क्लासीफाई द फॉलोइंग सॉलिड। सिलिकॉन कार्बाइड क्या था भाई, अभी भी करवाया, कोवलेंट। आर्गन क्या था, अभी भी करवाया, क्या, नॉन पोलर। बेस्ड ऑन द नेचर 2017 में आया था ये, 2017 में अगले सेट में। बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स क्लासीफाई द फॉलोइंग सॉलिड। बेंजीन क्या था, अभी भी करवाया था, बेंजीन CC के बीच में बॉन्डिंग नॉन पोलर, CC में कोई पोल नहीं बनता। सिल्वर ये तो मेटल है, मेटलिक हो गया। बेस्ड ऑन द इंटरमोलिकुलर फोर्स फिर से आया था, सोडियम सल्फेट, ये तो आयनिक हो गया। हाइड्रोजन H2, H में क्या होता है, कोई पोल बना, H में कोई पोल बना, नहीं बना, नॉन पोलर, ठीक है। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ मोलिकुलर सॉलिड, और आयनिक सॉलिड का एक एक एग्जाम्पल अभी अभी करवाया, कोई भी दे दो। मोलिकुलर सॉलिड में आपके पास पोलर, नॉन पोलर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तीन कैटेगरी हैं, किसी का भी एग्जाम्पल दे सकते हो। ओके, आगे। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल इज अ मोलिकुलर सॉलिड, इनमें कौन सा मोलिकुलर सॉलिड का एग्जाम्पल है, CO2 या SiO2। देखो यहाँ भी कार्बन है और SiO2 में भी कार्बन है, ठीक है। तो यहाँ आपको थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा कि CO2 और SiO2 में उन्होंने पूछा है कि कौन सा मोलिकुलर सॉलिड है, ठीक है। मोलिकुलर सॉलिड में पोलर भी आते हैं, नॉन पोलर भी आते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी आते हैं, ठीक है। तो दोनों की दोनों जो है सबसे कन्फ्यूजिंग है, क्योंकि देखो कार्बन और SI दोनों आ गया है, और इन्होंने पूछा क्या है, मोलिकुलर सॉलिड। तो याद रखना, आज की क्लास के लिए कुछ खास चीज़ बता रहा हूँ मैं। देखो SiO2 के बारे में, ये देखो यहाँ पर मैं यहाँ लिख रहा हूँ SiO2, इसी का नाम है क्वार्ट्ज, जो हम कल की क्लास में पढ़ रहे थे, लास्ट क्लास में। क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज ग्लास याद होगा। क्वार्ट्ज क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। और क्वार्ट्ज ग्लास क्या होते हैं, एमोर्फस, जो हमने कर चुके हैं। तो क्वार्ट्ज जो है वो बेस्ट एग्जाम्पल है कोवलेंट का, ठीक है। और CO2 जो है वो बेस्ट एग्जाम्पल है आपका मोलिकुलर सॉलिड का। और ये किस केस में आता है, पोलर वाले केस में आता है, CO2, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों हैं। ये थोड़ा सा मैं कहूँगा कि आप रट लेना, क्योंकि ये एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ तो सोच के दिए थे उन्होंने। तो आगे चलते हैं, इससे आगे की जो हमारी कैटेगरी है उसमें चलते हैं, और उससे पहले एक बार जल्दी से रिव्यू कर लेते हैं हमने जो भी अब तक पढ़ा है उसके बारे में, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पर जो क्वेश्चन है इनको यहीं पे ख़त्म कर लेते। जब ये हो गया तो 1.7 को देखो, अब इस 7 वाले पोर्शन को भी देखते हैं। किसी को कैसे भी कम मत समझना। ए सॉलिड ए इज़ वेरी हार्ड, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर भी है और हार्ड भी है। इन सॉलिड एज वेल एज मोल्टन स्टेट दोनों में है, एंड मेल्ट एट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर पर मेल्ट होता है। व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड इज इट, इंसुलेटर भी है और हार्ड भी है। ये देखियो इंसुलेटर, और इससे हार्ड तो कोई है ही नहीं, डायमंड, डायमंड की वजह से वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो आंसर क्या होगा आपका, कोवलेंट। ये देखो
आंसर है कोवलेंट सॉलिड। एग्जाम्पल में डायमंड और क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज जो अभी अभी लिखवाई है SiO2, ये तो आज छोड़ना मत किसी भी हिसाब से, ठीक है। और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है 1.8। 1.8 में उन्होंने कहा है आयनिक और आयनिक, इसका भी कलर अलग कर देता हूँ ताकि डिस्टिंग्विश कर पाए। आयनिक सॉलिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट बट नॉट इन सॉलिड स्टेट। क्यों भाई? आंसर, आयंस आर नॉट फ्री टू मूव। फ्री करने के लिए आयंस कैपेबल नहीं होते, इसीलिए दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। तो आंसर है आयंस आर नॉट फ्री टू मूव इन सॉलिड स्टेट। और देखो, व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड आर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, मेलिएबल और डक्टाइल। डक्टाइल जिसके वायर बना सकते हैं हम, मेलिएबल जिसे हम हथौड़े से मार मार के उसकी शीट बना सकते हैं, कंडक्टर जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो। तो आंसर है मेटेलिक सॉलिड। ऐसे सॉलिड कौन से होते हैं? मेटेलिक सॉलिड, ठीक है। तो ये सारे के सारे कैटेगरी आपकी ख़त्म होगी। बहुत आसान सेक्शन था, जल्दी समझ में आया होगा आपको, उम्मीद है। और जल्दी से कुछ अंडरलाइन कर लो। देखो, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड की ये अंडरलाइन है। मॉलिक्यूलर सॉलिड में क्या, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में क्या अंडरलाइन करना है आपको? इन दीज सॉलिड एटम और मॉलिक्यूल आर हेल्ड टुगेदर बाई वीक डिस्पर्जन फोर्स और लंडन फोर्स। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में क्या हाईलाइट करना है? द मॉलिक्यूल इन सच सॉलिड आर हेल्ड टुगेदर बाय रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या अंडरलाइन करना है? द मॉलिक्यूल ऑफ सच सॉलिड कंटेन पोलर कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन H and FON, फोन याद है, HF, H2O, NH3, ये सब इसी के ही है। आगे चलते हैं। आयनिक सॉलिड में क्या अंडरलाइन करना है? सिंस आयंस आर नॉट फ्री टू मूव, किसमें? सॉलिड स्टेट में, हैंस दे आर इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट। इन मोल्टन स्टेट और व्हेन डिजोल्व इन वाटर यानी एक्वा स्टेट, आयंस बिकम फ्री टू मूव अबाउट एंड दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये भी हो गया। मेटेलिक के बारे में क्या अंडरलाइन करना है? मेटेलिक के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं जो करंट कैरी करते हैं। दीज आर फ्री और मोबाइल इलेक्ट्रॉन आर रेस्पॉन्सिबल फॉर हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है। अनदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटल इन इज देयर लस्टर एंड कलर इन सर्टेन केसेस। दिस इज ऑल्सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन दैम। ये जो कलर शो करते हैं ये भी इनका जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन ही वजह है। और मेटल क्या होते हैं? मेलिएबल और डक्टाइल, जो अभी अभी आया था। और आगे चलते हैं। कोवलेंट सॉलिड में कोवलेंट बॉन्ड आर स्ट्रॉन्ग एंड डायरेक्शनल इन नेचर, therefore they are held together by strongly therefore atoms are held very strongly at their positions. The solid are very hard and brittle. जेंट मॉलिक्यूल होता है 3D शेप की वजह से, 3 डायमेंशनल नेटवर्क की वजह से ये क्या होते हैं? एक्सट्रीमली हार्ड होते हैं। और ये क्या होते हैं? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में 4th इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। देखो, द fourth valence electron of each atom is present between different layer and it is free to move। अच्छा, ये स्लिपरी क्यों होती है? क्योंकि इसमें जो आप लेयर देख पा रहे हो ना, ये जो लेयर है, ये एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर कुछ इस तरह से डली होती है, इस तरह से, ठीक है। और ये इस तरह से आपस में क्या होते हैं? स्लिप होते हैं। तो इसलिए इसे स्लिपरी की वजह से इसका यूज़ करते हैं एज ए लुब्रिकेंट। डिफरेंट लेयर कैन स्लाइड वन ओवर द अदर, दिस मेक ग्रेफाइट ए सॉफ्ट सॉलिड एंड गुड सॉलिड लुब्रिकेंट। इसे ड्राई लुब्रिकेंट में भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये सारे जो पोर्शन है आपका यहाँ तक हो गया ख़त्म। अब 3D जो इसमें है टॉपिक, उसमें आते हैं। इसका नाम है क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। तो यहाँ समझने से पहले कुछ जो बेसिक इसके जो हैं बेसिक्स हैं उसे और देख लो आप एक बार। देखो, अब जो दिमाग में इमेजिनेशन है उसको आपको अपने दिमाग में लाना है। जैसा कि आपको ये तो पता लग ही गया कि ज़रूरी नहीं है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो हैं वो सिर्फ NaCl के होते हैं। ये सारे आप देख पा रहे हो, ये टिन क्रिस्टलाइन है, मेटल जो होता है जेड जिंक सल्फाइड, K2SO4 सब क्रिस्टलाइन है। और तो ये भी क्रिस्टल के होते हैं। पानी जो हमें दिखता है ये भी क्रिस्टल है, बेंजीन भी क्रिस्टल है, यूरिया भी क्रिस्टलाइन है, ये सारे क्रिस्टलाइन है। सिलिकॉन, डायमंड, ये सब क्रिस्टलाइन है, ठीक है।
तो इन सभी एग्जाम्पल को दिमाग में रखते हुए आयरन भी एक क्रिस्टलाइन है। आयरन के अंदर एटम्स कैसे होते हैं, ध्यान से समझना जो चीज़ मैं बता रहा हूँ। इस तरह से होते हैं आयरन के अंदर एटम्स, बिल्कुल पास पास। थोड़ी बहुत जगह जो बचती है इन्हें एम्प्टी स्पेस और वॉइड, इसे एम्प्टी स्पेस और वॉइड भी कहते हैं, ठीक है, खाली जगह। लेकिन हमें अभी इससे कोई मतलब नहीं है। याद रखना ये जो एटम्स है पास पास हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड में है, ठीक है। अब इनके पीछे भी तो एटम होंगे इस तरह से, वो बिल्कुल इसके पास पास ही होंगे, ठीक है। मान लो ये टोटल 8 हैं। अब अभी दिखाना थोड़ा मुश्किल है ना, लेकिन अब देखना इसको, इसी को दिखाना कितना आसान होगा। यही क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम इस तरह से दिखाएंगे पूरे चैप्टर में, ताकि ये बहुत जल्दी से समझ में आए। और ये कंसीडर कर लेंगे कि ये जो 8 एटम हैं वो इस तरह से हैं, पहले 1 2 3 4 और पीछे के 1 2 3 4, ये 8 एटम। अब दिखाने ज़्यादा आसान है, इसमें दिखाने इतने आसान नहीं थे। तो पूरे चैप्टर में इतनी खूबसूरती से इन एटम्स को दिखाया गया है और समझाया गया है कि आपको ये सारा का सारा जो टॉपिक है 3 डायमेंशनली, वो बड़े आसानी से समझ में आता है इसकी वजह से। अब आपको क्या लगता है किसी सॉलिड के अंदर सिर्फ 8 ही एटम होते हैं? इसके ऊपर नीचे राइट लेफ्ट आगे पीछे हर जगह एटम ही एटम होते हैं, ठीक है। उनमें से सिर्फ 8 को निकाल के बाहर ले आओगे, दिस इज कॉल्ड यूनिट सेल। इस 8 को कहते हैं यूनिट सेल, ठीक है। अब देखना जरा ध्यान से और समझना कि कितने सारे एटम्स इस तरह से होते हैं। ये देखो, ये इतने सारे, इसमें से जो ये कलर पोर्शन दिखा रखा है ये एक यूनिट सेल को दिखा रहे हैं, नहीं तो आगे पीछे दाएं बाएं सारी तरफ आपके बहुत से एटम होते हैं, ठीक है। तो इस पूरे सेक्शन को, एक बड़े कई सारे यूनिट सेल को हम क्या कहते हैं एक साथ? क्रिस्टल लैटिस। तो कुल मिला के अब इसमें इमेजिनेशन में आना आप, और इमेजिनेशन कुछ ये है, देखो ये मान लो एक नमक का टुकड़ा है, NaCl का टुकड़ा है, NaCl है ये। इसके छोटे से पोर्शन को आप अगर जूम करोगे तो आपको जो दिखेगा उसका नाम है क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। ये रॉक सॉल्ट है, नमक का टुकड़ा या नॉर्मल NaCl कॉमन सॉल्ट। और क्रिस्टल लैटिस कैसा होता है? ये कई सारे यूनिट सेल होते हैं उसमें से, डब्बे से तुम्हें दिख रहे हैं, उनमें से एक डब्बे को निकाल लो। क्रिस्टल लैटिस में से एक डब्बे को निकाल लेते हैं तो क्या मिलता है हमें? यूनिट सेल। ये हमें यूनिट सेल मिलता है, ठीक है। तो यही यूनिट सेल और इसकी जो डेफिनेशन है वो सभी हम अभी करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्रिस्टल लैटिस की डेफिनेशन, ए रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट इन स्पेस, चारों तरफ, इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। और यूनिट सेल क्या हो गया? इन सभी में से छोटा सा पोर्शन निकाल लिया तो क्रिस्टल लैटिस का छोटा सा पोर्शन। तो यूनिट सेल इसी के नीचे, यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लैटिस विच व्हेन रिपीटेड इन डिफरेंट डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन में अगर हम रिपीट कर दें, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे, जनरेट एंटायर लैटिस, फिर दोबारा से वही लैटिस बन जाता है, ठीक है। तो ये एंटायर लैटिस बन जाता है। अच्छा, इस यूनिट सेल के बारे में जो एग्जाम में नीट में जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, तो वो भी देखो एक बार। यूनिट सेल के बारे में उन्होंने इस तरह से पूछा है, इसे पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल कहते हैं। टॉपिक का नाम लिख लो, पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल। और कैसे क्या उसको बनाते हैं तो ये देखना एक बार। इसमें इस तरह से एक यूनिट सेल बनाओ, इसको मिलाओ और इस पोर्शन पर
कुछ इस तरह से। जितने भी पैरामीटर हैं ये दिखने में ऐसे होते हैं कि आपने देख लिए तो हो गए याद, लेकिन एग्जाम में इतनी आराम से याद होते नहीं है। देखो इस वाले पोर्शन को क्या मानो अल्फा, तो ये वाला पोर्शन क्या हो गया अपने आप बीटा, और ये गामा, एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो। अब अल्फा और बीटा, अल्फा को ए कंसीडर करो, बीटा को बी कंसीडर करो, बताओ क्या रह गया तीसरा सी। तो ये जो लाइन आपको दिख रही है इस लाइन को कहते हैं हम सी, ये लाइन सी है। अच्छा, इन एंगल के बीच में बीटा और गामा के बीच में अब बताओ क्या आएगा, जैसे ये कंसीडर किया था वैसे बताओ। बीटा को बी कंसीडर करो, गामा को सी कंसीडर करो, बताओ क्या रह गया ए। तो ये वाली जो आपकी जो साइड है इस यूनिट सेल की ये ए है। इसी तरह से ये अल्फ़ा, ये गामा, ए सी, तो क्या रह गया बी। ये जो ए बी सी इनको कहते हैं एज। इसी तरह से जो अल्फ़ा बीटा गामा इसे कहते हैं एंगल। ठीक है, तो एग्ज़ाम में कैसे आया था, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था नेम द एंगल प्रेजेंट बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी के बीच में जो एंगल प्रेजेंट है उसका नाम बताओ क्या है। तो ए और बी के बीच में कौन सा है, गामा। ये आंसर हो गया गामा। ये नीट में आए हुए क्वेश्चन बोल रहा हूँ मैं। नेम द साइड प्रेजेंट बिटवीन गामा एंड अल्फा, गामा एंड अल्फा के बीच में कौन सी साइड है, बी। बच्चे वहाँ पर के डायग्राम बनाने बैठ जाते हैं, डायग्राम बनाने की ज़रूरत है भाई, तुम खुद ही देखो। ए को अल्फा कंसीडर कर लो, बी को अब की बार बीटा कंसीडर कर लो, क्या रह गया आपका, क्या रहता है, क्या है, ये अल्फा ये बीटा है, तो रह क्या गया गामा, आंसर गामा। ठीक है ना। तो इस तरीके से इसे कहते हैं पैरामीटर। ये सारे के सारे जो हैं ये पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल हैं आपके। ठीक है, तो टॉपिक को और आगे ले चलते हैं। अब सीरियल वाइज टॉपिक को चलाएंगे। तो अगला जो टॉपिक है हमारा वो ब्रेविस लैटिस करके टॉपिक है, ब्रेविस लैटिस। जस्ट ए मिनट। पैरामीटर होने के बाद, हालांकि जो ब्रेविस लैटिस है ये भी आपका नीट वगैरह में ही पूछा जाता है। ठीक है, तो देखना एक बार ध्यान से इसको, ब्रेविस लैटिस को। ब्रेविस लैटिस ब्रॉडली ये साइंटिस्ट के नाम पे है, ब्रेविस नाम। इसने ना 14 टाइप के यूनिट सेल बताए थे। ये 14 टाइप के। अब आपको क्या लगता है, जैसे एक एग्जाम्पल मैंने बता दिया आयरन। आयरन के अंदर जो यूनिट सेल होते हैं उनमें एच जो होती है वो सारी बराबर होती है इस तरीके से। ठीक है, ए बी सी बिल्कुल है, बराबर है। ठीक है, मान लो ये आयरन है, तो दुनिया में तो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं है ना आयरन या NaCl। NaCl का भी मान लो ऐसा ही होता है, क्यूब की शेप का। दुनिया में तो कई तरह के क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, अलग अलग वैरायटी के, अलग अलग टाइप के। ठीक है ना, तो उन सभी टाइप को अगर आप रिप्रेजेंट करते हो तो 14 टाइप की कैटेगरी निकल के सामने आती है। अगर आप पूरी दुनिया की बात करोगे तो उसमें अलग अलग वैरायटी के यूनिट सेल होंगे। ये देखो, ये देखो, कुछ यूनिट सेल ऐसे भी हैं जो किस शेप के होते हैं, जस्ट क्यूब की शेप के होते हैं। और कुछ यूनिट सेल ऐसे भी हैं जो क्यूब की शेप के होते ही नहीं, यानी उनकी शेप अलग अलग होती है। ये देखो इस तरह से। अब ज़रूरी थोड़ी ना है कि आपका जो हर बार जो शेप है वो इसी तरह से दिखाई देगी आपको, कि एक इस तरह से क्यूब बन जाए, क्यूब बन जाए। ये मान लो ये क्यूब है, ठीक है ना।
तो ये ज़रूरी नहीं है ना कि, क्योंकि दुनिया भर के एग्जाम्पल है। ये देखो NaCl जो है वो हम मानते हैं क्यूबिक शेप का होता है, लेकिन कैल्शियम सल्फेट ये टेट्रागोनल होता है। इसी तरह से सल्फ़र और रोम्बिक सल्फ़र अलग होता है, जिंक ऑक्साइड ये अलग होता है, HgS सिनेबार ये अलग होता है, ठीक है ना। तो वर्ल्ड में जितने भी हैं उनकी सभी की शेप ये क्यूब की शेप नहीं होती, हालांकि वो क्रिस्टलाइन होते हैं, लेकिन कई तो ऐसे भी होते हैं, ऐसे जो एप्पल, जो एप्पी फिज की जो एक इस तरह से देखी होगी अपने कंटेनर आता है वो पीने का, तो ये इस शेप के भी होते हैं, कुछ इस शेप के भी होते हैं, रोम्बिक। तो कुल मिला के यूनिट सेल जरूरी नहीं है कि क्यूब के शेप के ही हों, ये कई शेप के हो सकते हैं, ये इस तरह से भी हो सकते हैं। ये इस तरीके से, तो इस तरह कितनी तरीके से वो डिवाइड कर सकते हैं यूनिट सेल को, वो ही इन्होंने दिखाया है कि पूरी तरह से कितनी तरह से डिवाइड कर सकते हैं। ये सारी इन्होंने कैटेगरी दिखा रखी है, यूनिट सेल ऐसे भी होते हैं, ऐसे भी होते हैं, ऐसे भी होते हैं, ठीक है ना। तो टोटल जो कैटेगरी है ये नीट में आती है, तुम्हारे इसमें तो आएगी नहीं खैर, लेकिन फिर भी मैं इसको एक बार अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता हूँ कि आप नीट में भी बड़े आराम से कैसे नंबर ले सकते हो। देखो याद करने का तरीका, सी टॉम RH T, ये याद कर लो, सी टॉम RH T। सी का मतलब है क्यूबिक, टी का मतलब है टेट्रागोनल, ओ का मतलब है ऑर्थो रोम्बिक, एम का मतलब है मोनो क्लिनिक, आर का मतलब है रोम्बोहेड्रल, एच का मतलब है हेक्सा क्लिनिक, ट्राई क्लिनिक, तो करना क्या है आपको, 3 2 4 2 1 1 1 काउंट कर लो सारे, टोटल हो गए 14, 3 और 4 7 4 11 12 13 14। तो 14 कलेक्शन जो लैटिस की होती है या फिर यूनिट सेल की होती है, दैट इज कॉल्ड ब्रेविस लैटिस। तो ब्रेविस लैटिस की डेफिनेशन क्या होगी, देयर आर 14 पॉसिबल जो हैं, ये आपके जो नोट्स हैं ये भी वहाँ पर अवेलेबल है, आपके जो स्टडी मटेरियल आप वहाँ भी देख सकते हो। हालांकि ये इतने क्लियर नोट्स नहीं है जितने पहले थे, क्योंकि ये बहुत मुश्किल से मिल पाए हैं, ये चैप्टर हट गया था। तो ब्रेविस लैटिस क्या है, ए रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट इन स्पेस इज कॉल्ड ए क्रिस्टल लैटिस। आपकी ऐप में ये मौजूद है, ठीक है। ये तो क्रिस्टल लैटिस की डेफिनेशन है। देर आर ओनली, ये ब्रेविस लैटिस के, देर आर ओनली 14 पॉसिबल 3 डायमेंशनल लैटिस, दीज आर कॉल्ड ब्रेविस लैटिस। इसी तरह से यूनिट सेल की डेफिनेशन आपने की अभी अभी, यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लैटिस विच व्हेन रिपीटेड इन डिफरेंट डायरेक्शन जनरेट एंटायर लैटिस। इसको समझने के लिए ब्रिक्स, ईंटों का एग्जाम्पल दिया जाता है। जैसे तुम्हारे घरों में जब घर बना होगा तो जब एक दीवार को खड़ा करते हैं, तैयार करते हैं, तो उसमें जितनी भी ब्रिक्स इस्तेमाल होती हैं उसमें से एक ब्रिक को मान लो तो वो यूनिट सेल है, और सारी दीवार को अगर आप मानोगे तो वो एक क्रिस्टल लैटिस है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको इस्तेमाल करते हैं। और अगर आगे चलें तो यूनिट सेल की अब क्लासिफिकेशन का टाइम आ गया कि किस तरह से क्लासिफाई होती है यूनिट सेल। तो यूनिट सेल कैन बी क्लासिफाई इनटू unit cell can be classified into number 1 primitive cell, इसी को कहते हैं सिंपल यूनिट सेल, और ये होते हैं सेंटर्ड, ठीक है। अब सेंटर्ड में और इसमें क्या फ़र्क है, सेंटर्ड में 3 कैटेगरी होती हैं, एक का नाम है बॉडी सेंटर्ड क्यूब, एक का नाम है फेस सेंटर्ड क्यूब,
फेस सेंटर्ड क्यूब, और एक का नाम है एंड सेंटर्ड क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से हम सारे के सारे जो पोर्शन है उसको शुरुआत स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिंपल सेंटर्ड क्यूब। ठीक है, आपके जो सिलेबस में सिर्फ ये चार हैं, सिंपल सेंटर्ड क्यूब, बॉडी सेंटर्ड क्यूब, फेस सेंटर्ड क्यूब और एंड सेंटर्ड क्यूब। इसको मैं लिख देता हूँ, बॉडी सेंटर्ड क्यूब, फेस सेंटर्ड क्यूब, एंड सेंटर्ड क्यूब। ठीक है, इसको नॉर्मली सिंपल सेंटर्ड क्यूब से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कहाँ से? सिंपल सेंटर्ड क्यूब से स्टार्ट करते हैं। सिंपल सेंटर्ड क्यूब, देखो भाई, सिंपल सेंटर्ड क्यूब, सिंपल सेंटर्ड क्यूब में जो एटम है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ होते हैं? कॉर्नर पे। ठीक है, कॉर्नर पे। अब जैसे ये कॉर्नर पे आते हैं तो कितना पोर्शन इसके अंदर जाएगा? यूनिट सेल के अंदर जाएगा, घर के अंदर जाएगा। अगर आप अपने घर के कोने पर एक एटम लगा दोगे, बड़ा सा एक स्फीयर लगा दोगे, तो कितना पोर्शन आपके घर के अंदर आएगा? तो मैं बता दूं, जब आप इसको इमेजिन करोगे तो आप ये पाओगे कि इसका सिर्फ 1/8 पोर्शन इस घर के अंदर आएगा। जैसे इस एक एप्पल को आप दो पार्ट, ऊपर से काट दोगे 2 भाग हो गए, यहाँ से काट दोगे 4 हो गए, और बीच में से काट दोगे कितने? 8 हो गए। 8 का जो एक पोर्शन है वो पोर्शन उसका आपके इस घर के अंदर जाएगा, 1/8 पोर्शन। ठीक है, तो लैटिस पॉइंट कहते हैं किसको? जितने भी ये एटम लगे होते हैं ना सेंटर, जो इसे कहते हैं लैटिस पॉइंट। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, लैटिस पॉइंट जो हैं वो कितने हैं? =8। ठीक है, और इसमें कॉर्नर देखें तो कॉर्नर कितने हैं? ये भी 8 ही है, लेकिन कितना पोर्शन उसके अंदर आ रहा है? 1/8। सभी का 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, सभी का 1/8 आए तो कैंसिल हो गए। कितने एटम इसके अंदर ऑक्यूपाई होंगे? सिर्फ 1। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ एटम ऑक्यूपाई इनसाइड यूनिट सेल। So number of atom occupy inside the unit cell is equal to 1 in simple centered cube। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एक और देखो, फेस सेंटर्ड क्यूब। यहाँ पे सोचो और बताओ, आपके एक कमरे में कितनी दीवार हैं? आंसर है 4 दीवार। एक रूफ और एक फर्श, तो एक छत और एक फर्श, सारी की सारी अगर मैं बताऊं तो कितने फेस हो गए टोटल? 6 फेस। छत, फर्श, 1 2, ये पीछे की दीवार और ये फ्रंट की दीवार, तो सभी दीवारों पर एक एक एटम लगा दिया। कॉर्नर पे तो था ही। फिर से कॉर्नर =, कॉर्नर पे कितने एटम है? 8, और कितना पोर्शन उसके अंदर आ रहा है? 1/8। आंसर 1 आ गया। फेस पे कितने एटम है? 6। अब सोचो, मान लो आपकी फेस, आपकी दीवारों की थिकनेस वो इस कागज़ के जितनी है, बहुत कम है। ठीक है, तो जब आप इस दीवार पर एक बड़ा सा स्फीयर लगाओगे, ठीक है, तो कितना पोर्शन, बिल्कुल बीचों बीच एक बड़ा सा स्फीयर लगा दो फुटबॉल जैसा, ठीक है, तो बताओ कितना पोर्शन आपके रूम के अंदर आएगा? 1/2 ही तो आएगा। ऐसे ही हर 6 हैं तो 3। फिर से नंबर ऑफ एटम्स ऑक्यूपाई
इनसाइड द यूनिट सेल इज इक्वल टू कितना 4, ये हो जाएगा। ये था आपका फेस सेंटर्ड क्यूब। अब और आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और रहेगी, लैटिस पॉइंट यहाँ कितने हैं, तो सभी को काउंट करोगे तो आपको पता लगेगा लैटिस पॉइंट यहाँ 8 और 6, तो 14 लैटिस पॉइंट हैं यहाँ पर। कितने स्फीयर हैं, कितने स्फीयर इस्तेमाल हुए हैं, ठीक है, इसे कहते हैं लैटिस पॉइंट। और आगे अगर देखें तो एक है बॉडी सेंटर्ड क्यूब, BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूब। यहाँ क्या होता है, बिल्कुल सेंटर में एक एटम होता है। यहाँ पे कॉर्नर पे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ लिखेंगे कॉर्नर 8 इंटू 1/8 1, और एक बिल्कुल आपके रूम के बिल्कुल अंदर बॉडी के सेंटर में, तो एक बॉडी, तो फिर से नंबर ऑफ एटम्स ऑक्यूपाई इनसाइड द यूनिट सेल, कितने होते हैं फिर सेंटर्ड क्यूब में, 1 और 1 2, और यहाँ कितने हो गए थे, नंबर ऑफ एटम ऑक्यूपाई 4, ठीक है। तो ये था बॉडी सेंटर्ड। लास्ट और फाइनल होता है एंड सेंटर्ड क्यूब। इसमें अपोजिट एंड में अगर मैं कहूँ यहाँ लैटिस पॉइंट कितने हैं, तो यहाँ लैटिस पॉइंट हो गए 8 और 1 9। एंड सेंटर्ड में एक तो कॉर्नर पे एटम होंगे और एक अपोजिट एंड, मान लो एक छत पे और एक फर्श पे, अपोजिट एंड। तो कॉर्नर पे कितने हो गए, सेम कैलकुलेशन वही, 8 इंटू 1/8 1 आ गया, और कॉर्नर पे जो दो ही फेस इस्तेमाल हुए हैं, अपोजिट फेस, तो 2 इंटू 1/2 फेस पे तो 1/2 पोर्शन अंदर आता है, तो 1। यहाँ भी नंबर ऑफ एटम ऑक्यूपाई इनसाइड यूनिट सेल इज इक्वल टू कितना, 1 और 1 2। अच्छा, यहाँ लैटिस पॉइंट कितने हैं, जितने भी स्फीयर हैं 8 और 2 10 लैटिस पॉइंट है। तो कुल मिला के आपको इतना ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर कोई एटम की 4 लोकेशन में आपको बता देता हूँ, ठीक है। 4 लोकेशन कौन कौन सी है, यहाँ लिख देता हूँ 4 लोकेशन। अगर कोई एटम कॉर्नर पे है तो आप कितना पोर्शन लोगे, 1/8। अगर कोई एटम फेस पे है तो आप कितना पोर्शन लोगे, 1/2। अगर कोई एटम बॉडी में है तो आप कितना पोर्शन लोगे, 1। और ये क्वेश्चन खास है जो अभी बोल रहा हूँ, अगर कोई एटम एज पे है तो कितना पोर्शन लेंगे हम, एज का मतलब ये कोने, ये कितनी एज होती हैं एक रूम के अंदर, सोचो दिमाग में। तो एक रूम के अंदर कितनी एज होती हैं, आंसर है 12। 4 छत पे, 4 दीवारों पे और 4 फर्श पे, तो ये 12 एज होती हैं। अगर कोई एटम एज पे लगा दिया जाए तो कितना पोर्शन रूम के अंदर आएगा, एज पे लगा दिया जाए, बड़ा सिंपल। एज पे अगर लग जाता है तो सिर्फ 1/4 पोर्शन अंदर आएगा, तो 1/8 1/2 1 और 1/4। 3 डायमेंशनली जब हम डायग्राम इसके देखेंगे तब तो ये आसानी से समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। और उससे पहले तो इसमें कुछ वीडियो भी हम देखेंगे जिससे ये और अच्छी तरह से क्लियर हो कि किस तरह से ये 1/8 पोर्शन इस्तेमाल होता है और किस तरह से 1/2 पोर्शन इस्तेमाल होता है इसमें। और क्रिस्टल लैटिस के अंदर जो एटम होते हैं वो इतने पास पास होते हैं,
जो आज क्या हमने क्लास की है ना उसको देखो, क्रिस्टल लैटिस के अंदर एटम इतने पास पास होते हैं। अच्छी तरह से समझने के लिए हम 8 का इस्तेमाल करते हैं, 4 आगे के 4 पीछे के इसके जस्ट, और उससे क्या बना लेते हैं हम, उसको सिंपल फॉर्म में यूनिट सेल बना लेते हैं। लेकिन रियलिटी जो होती है वो इतने पास पास की होती है, ठीक है। और इसको अच्छी तरह से समझने के लिए हम इसका एक यूनिट सेल इस तरह से बनाते हैं। मैं बताता हूँ आपको कैसे इस्तेमाल किया हमने ये। इस तरह से हमने एक यूनिट सेल को ऐसे इस्तेमाल किया है, ठीक है। और भी एनसीईआरटी में कुछ डायग्राम है जो आपको ज़रूर देखने चाहिए। और अगली क्लास में तो भाई डेरिवेशन होगी, तो इसको छोड़ना मत प्लीज़। डायग्राम तो हो गया। ये देखो आप, इन्होंने ये दिखाने की कोशिश की है कि अगर फेस पे रख देते तो आधा हिस्सा उस रूम में, आधा हिस्सा इस रूम में आ जाता है। तो एक रूम की बात करें तो फेस पे 1/2 पोर्शन होता है। और ये देखो, ये दिखाया गया है कि अगर फेस पे हो तो क्या होगा और ये क्या होगा। ये इन्होंने बहुत अच्छी तरह से डायग्रामेटिकली दिखाया है। ये देखो बॉडी सेंटर्ड क्यूब, तो कॉर्नर पे जो आप देख पा रहे हो ये 1/8 पोर्शन है, और बॉडी के अंदर बिल्कुल सिंपल एक एक एटम आपको दिखाई दे रहा होगा। दिस इज़ योर बॉडी सेंटर्ड क्यूब। और भी अगर आप सिंपल सेंटर्ड क्यूब की बात करते हो तो ये आपका सिंपल सेंटर्ड क्यूब। ये तीनों डायग्राम जो हैं ये आपको रियलिस्टिक फॉर्म बताएंगे। देखो जो ये असली डायग्राम होता है, 4 एटम यहाँ, 4 एटम यहाँ, ठीक है। लेकिन जो ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये हम सिंपल फॉर्म करने के लिए दिखाते हैं। इन्होंने ये पोर्शन काट दिया एक यूनिट सेल का, तो हमें ये पता लगा कि कॉर्नर पर एक जो एटम था उसका सिर्फ 1/8 पोर्शन उसके अंदर आया। तो हमने 8 × 1/8 पोर्शन को लिया है यहाँ पे, ठीक है। बाकी कल की क्लास में हम इसकी जो वीडियो है वो भी देखेंगे, किस किस तरह से ये एटम काटते हैं और किस किस तरह से वैल्यू आती है। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर सेकंड क्लास।